चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, लेट्स बिगिन। चलो, रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार्ट करना था, उसके पहले सॉल्वेशन का कंसेप्ट बता देती हूँ क्या होता है। क्या होता है बात समझने की कोशिश करना। आपको कोई रिएक्शन करनी, इमेजिन करो आपको कोई रिएक्शन करनी है। आपको किसी ने बताया है कि जब ऐसा फील कर लो, आपको बात पता है कैसा होता है कि जब ROH को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो सीखेंगे। अल्कोहल की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारे पास समझ लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, ऐसा कुछ समझ लीजिए। ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। प्लस उसके साथ कुछ और भी साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये रिएक्शन हमको पता है, वो करनी है। अब रिएक्शन हमको करनी है, अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो क्या लेंगे, हम अपने क्या कहते हैं एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। अल्कोहल लिक्विड होता है, H2SO4 आपको भी पता है कि एसिड है, वो तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन करानी है। और जब आप ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, और अगर आप ऑलरेडी उसमें पहले से ही पानी डाल दें, पहले से उसको बीकर, इमेजिन करो पानी ऑलरेडी डाला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने पानी डाला, अब आप जब उसमें H2SO4 डालेंगे तो एसिड का तो काम ही क्या होता है, H+ को रिलीज करना। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप कहेंगे कि H2SO4 में H+ रिलीज नहीं, उनको भी रिएक्शन करने के लिए एक मीडियम चाहिए। समझ रहे हैं? जितनी भी एसिडिक और बेसिक रिएक्शंस होती है वो हवा में नहीं होती है कि हमने HCl ले ली, आपस में बोलते ना क्या कहते हैं, डिसोसिएट हो जाए। नहीं, वो क्यों होंगे आपस में डिसोसिएट? दे नीड सम मीडियम, उनको भी एक मीडियम की जरूरत है क्या करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए। समझ रहे हैं? अब काम करो, H2SO4 की जगह NaOH ले लो और अच्छी से मिलाइए। NaOH में सॉल्यूशन और जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। NaOH ले लिया आपने, तो अब Na+OH नेगेटिव। अब आपको फील आएगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये भी एक सॉल्ट है, इसको भी डिसोसिएट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। अभी NaOH अगर लिया है तो वो Na और OH सेपरेटली हो भी जाए या साथ में भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालोगे, आप जैसे ही NaOH को पानी में डालोगे, ये वाटर है, ये वाटर है तुम्हारा कंटेनर का, ये वाटर है, ठीक है। Na+ और OH नेगेटिव उसी वक्त टूट जाएंगे, और जैसे ही वो टूटेंगे उनके सरफेस पर चार्ज आएंगे। देखिए, जब NaOH पानी में नहीं डाला था तब भी वो टूट रहे थे, उनके सरफेस पर चार्ज आ रहे थे, फिर वापस से छूट रहे थे। वो टूट रहे थे, उनके सरफेस पर चार्ज आ रहा था, वापस से छूट रहे थे। ये चल रहा था उनके साथ। लेकिन पानी में डालते ही क्या हुआ, जैसे ही उनके सरफेस पर चार्ज आया, वाटर के मॉलिक्यूल ने उनको घेर लिया। वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या करा बेटा, उनको घेर लिया कि यहाँ पर Na पॉजिटिव को वाटर ने H बॉन्ड ऑक्सीजन के लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अट्रैक्ट करके रख दिया इस तरीके से। मतलब कि Na पॉजिटिव है, उसको वाटर कि ऑक्सीजन की लोन पेयर ने इस तरीके से रोक के रख दिया चार्ज को। मतलब वो उसको किसके पास जाने नहीं दे रहे, OH नेगेटिव के पास जाने नहीं दे रहे। अब आप कहेंगे OH नेगेटिव के पास जाने नहीं दे रहे तो क्या हो गया, OH नेगेटिव खुद तो आ सकता है, पर OH नेगेटिव भी क्या है, सॉल्वेटेड है, उसको भी वाटर ने घेर रखा हुआ, उसके साथ भी क्या कर रखी हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी हुई। तो इस Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव का बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, ठीक है ये बात। अब आप कहेंगे कि उससे रिएक्शन कैसे होती है, फिर बहुत सिंपल है। पहला लॉजिक, ये बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है, इतनी भी स्ट्रांग नहीं होती है। अरे भाई सीखे, आप ऐसे समझ लो कि किसी अरे यार मतलब क्लास में नहीं ना, तो अट्टे घट्टे पर्सन को ले लो आप, ठीक है। अभी तो क्या किसी, और उसको ना 4 लोगों ने रोक रखा हुआ है, रोक रखा हुआ मतलब ऐसे दुबले दुबले 4 लोग, उन्होंने उसको पकड़ रखा हुआ है हल्के से। मोमेंटरली तो रोक देंगे ना उसको, मैं मानती हूँ कि पूरे टाइम तो नहीं रोक पाएंगे। वो कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है, जो हट्टा कट्टा आदमी है, वो उसको कहीं ना कहीं क्या कर लेगा, उनको कहीं ना कहीं तो एक को धक्का देगा, एक को दिक्कत देगा और बाहर निकल ही जाएगा उनकी तरफ से। लेकिन फॉर अ टाइम बिंग तो रोक रखा हुआ है, एक कुछ समय के लिए तो रोक रखा हुआ है। उसको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे बाहर निकलूं। इन अदर वर्ड्स, ये वाली बॉन्ड कैसी बॉन्ड होती है, ये जो OH नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन की लोन पेयर के साथ जो बॉन्ड बनती है, ये कैसी बॉन्ड होती है, वीक बॉन्ड होती है। ये इतनी स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, थोड़ा सा धक्का लगेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, पर मोमेंटरी बनी है। उसी समय आप ROH डाल दो, जैसे ही आप ROH डालोगे, ROH मतलब अल्कोहल, ऑक्सीजन पर लगा हुआ H जो है वो वीक होता है, वो निकलने को तैयार होता है। OH नेगेटिव उस बॉन्ड को निकाल देगा, इधर मेरे पास बन जाएगा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ी थोड़ी बात समझ। अब आप बोलेंगे तब क्यों रिएक्शन, क्योंकि जैसे आपने ROH डाला तो ये वाटर जो होता है ना, इसका ध्यान थोड़ा सा इससे और हट जाता है। एक और आ गया ना, एक और मुर्गा आ गया, एक को पकड़ के रखा है आपने और आपको एक और दिख रहा है, उसको भी पकड़ना है। तो 4 लोगों में से 2 लोग उसको पकड़ना चले जाएंगे, तो फिर तो और ग्रिप कमजोर हो गई ना, फिर तो आराम से 2 को धक्का देके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी को पूरा सॉल्वेशन का कंसेप्ट बोलते हैं। जब हम एज अ मीडियम सॉल्वेंट लेते हैं, हमने वाटर में सबसे पहले आप कोई भी एसिड ले लो, उसको कोई भी कंपाउंड डाला, वो कंपाउंड सॉल्ट अगर है तो वो डिसोसिएट हो जाएगा और वो सॉल्वेंट हो जाएगी उसके अंदर। सॉल्वेंट का मतलब होता है वीक बॉन्ड से उसको वापस जुड़ने नहीं देना।
किसी भी मेटल के साथ बने एनायन की टेंडेंसी होती है वो सिर्फ बॉन्ड बना के तो रखते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी वो आयनिक बॉन्ड होती है, वो कोई स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती है कि वो टूटेगी नहीं, वो टूटने को तैयार रहती है। थोड़ा सा बस कोई ऐसा बोलते हैं ना कि कोई थोड़ा सा उनको कोई पुश कर दे कि भाई टूट जाओ तो वो टूट जाएंगे, और उनको जुड़ने मत दो थोड़ी देर के लिए, ऐसा भी नहीं कि उनको इकट्ठा पकड़ के रख ले, थोड़ी देर के लिए बस जो भी हो उनको दूर रखो, आपस से डिसोसिएटेड रखो, ठीक है, उनको दूर रखा थोड़ी देर के लिए। आपने एक और कंपाउंड आपने डाला जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट डाला तो आप वो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव को तो भूल जाएगा, और वो OH नेगेटिव भी Na पॉजिटिव को भूल जाएगा, क्योंकि वो दोनों जा नहीं पा रहे एक दूसरे के पास, पकड़े हुए हैं, बट ये तो खुला है, तो वो सोचेगी इसके चक्कर में तो क्या मैं हमेशा ही चार्ज के साथ रह जाऊंगा, इससे अच्छा जो अवेलेबल है उसके साथ बॉन्ड बना लूं, तो ये जाकर उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे जाकर उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं तो शायद मोर स्टेबल कंपाउंड एट टाइम्स बन जाता है, और वो इतना स्टेबल कंपाउंड बन जाता है कि वो वापस से बॉन्ड तोड़ करते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं वापस से बॉन्ड तोड़ने सॉल्वेंट में, पर वो शायद स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं ना, शायद से बनते हैं, सॉरी, वो और स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं, तो वो अपने वाले के साथ बॉन्ड क्यों तोड़े, जिसके साथ बन गए भाई, भाई Na पॉजिटिव को OH नेगेटिव पसंद थी, मिल जाती तो बहुत अच्छी बात थी, वो ऐसा भी बावला है दीवाना नहीं हो रहा था कि चाहे जो हो जाए मेरे को वही चाहिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल पा रही थी, कहीं ना कहीं कोई हिंड्रेंसेस थे, उसके भाई बहुत सारे थे, वो डरता था कि कहाँ कौन मुझे क्या करे, ठीक है, इतना भी कोई प्यार नहीं था कि मुझे वही चाहिए, ठीक है, इतने में कोई दूसरी अच्छी लड़की मम्मी ने बताया भाई ये भी अच्छी है, तो चलो उसके साथ बॉन्ड बना लो। अब आपने उसके साथ जब शादी कर ली, आप स्टेबल हो, आप खुश हो, आप अच्छे से जी रहे हो, तब उसके बाद बॉन्ड तोड़ के वापस से OH नेगेटिव पर जाओगे, कोई जरूरत ही नहीं जाने की, इस तरीके से रिएक्शन होती है, और ये जो कंसेप्ट होता है ना थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना, इसको सॉल्वेशन बोलते हैं। जैसे ही ROH आएगा, ये वाटर हट गया, ये वाटर हट गया, तो ये मतलब ऐसा मैं कहना चाह रही हूँ कि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बीच की बॉन्ड क्या हो गई, वीक बॉन्ड हो गई, अब तो आराम से ऑक्सीजन की लोन पे इसको निकाल के ले जाएगी, या ROH की ऑक्सीजन की लोन पे इसको निकाल के ले जाएगी। अब आप बोलते हो सर वाटर के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाई, वाटर अपना ऐश छोड़ निकालेगा, वो तो खुद खुश है, वो कह रहा है कि वो लोन पे की जरूरत है तो ले लो, मैं अपना कंपाउंड पे तोड़ू, मैं तो बहुत स्टेबल हूँ, मैं किस खुशी में अपना ऐश लूं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, वो क्यों Na पॉजिटिव को कुछ ऑक्सीजन या ऐश देगा, वो खुश है, वो कहेगा मैं क्यों दूं, मैं तो स्टेबल हूँ, तुमको थोड़ी देर के लिए लोन पर चाहिए शेयरिंग के लिए, तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम पे चार्ज है, तो तुम मुझसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोई ऐसा थोड़ी होगा तुमसे परमानेंट बॉन्ड बता दो अपने एच को बाहर निकाल दूं, समझ रहे हैं आप। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सॉल्वेशन, सॉल्वेट, इसको बोलते हैं सॉल्वेट करके रखना, थोड़े समय के सॉल्वेट करके रख दिया, मतलब ये होता है कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप या एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन हुआ है, जैसे ही आप कोई स्टेबल या थोड़ा सा भी अच्छा एसिड या बेस डालेंगे, वो बॉन्ड्स अपने आप टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, ये कांसेप्चुअली हमेशा अपने दिमाग में रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसका मतलब नहीं कि दुनिया की बहुत बड़ी चीज हो गई, वीक चीज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई खास चीज होती है, ठीक है ये वाली बात। चलो अब शायद थोड़ा थोड़ा सॉल्वेशन समझ में आ रहा हो आपको, व्हाट डज सॉल्वेट करना मींस, फील लो उसकी फील, वाटर में आपने कुछ NaOH NaCl HCl कुछ भी आपने डाला, थोड़ी देर के लिए रोक के रखा, फिर जब आप सब्सट्रेट डालेंगे तो वाटर डाइल्यूट हो जाएगा ना, वाटर का अटेंशन डाइल्यूट हो जाएगा, कभी इसकी तरफ कभी इसकी तरफ, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन का कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़े, नाउ लेट्स पुट द फर्स्ट हेडिंग, दैट इज व्हाट दैट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन हम देख चुके थे। Now let's begin actually reaction intermediates. इस चैप्टर की खास बात यह है, ये चैप्टर अगर आप ईमानदारी से पढ़ लोगे ना, ये चैप्टर अगर आप ईमानदारी से पढ़ लोगे तो आपको सारे चैप्टर बहुत इजी लगने लगेंगे, मतलब आप अगर इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये लगेगा कि यार कुछ भी नहीं होता है, रिएक्शन बहुत सिंपल है, वुड्स रिएक्शन लिखिए या कोई एसाइलिन कंडेंसेशन लिखा तो बहुत सिंपल लगेगा, हाँ ठीक है इसका प्रोडक्ट ही बनता है, तो मैं ऐसा नहीं लगेगा मुझे अब मगअप करना है, मुझे रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तुम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होगे, क्योंकि हर रिएक्शन में हम 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, मैकेनिज्म सब लिखते हैं, तो वो बोलते हैं ना ऑर्गेनिक हमारे खून में दौड़ने लगती है, हमको पता ही है कि हाँ इसने से रिएक्ट करा तो प्रोडक्ट यही बनेगा, अंदर ही अंदर हमारे दिमाग में मैकेनिज्म चल जाता है, ठीक है, बस थोड़ा सा ना ईमानदारी से फॉलो करना है। चलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, बेसिकली देखो मैंने आपको पहले भी बातों में दो बात बताई थी, दो तरह की टर्म्स होती है, इंटरमीडिएट्स होते हैं और ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट्स एक बॉन्ड टूटी, कुछ समय के लिए रिएक्शन रुकी और एक नई बॉन्ड बनी, बॉन्ड बनने के बाद
और नई बॉन्ड बनने के पहले जो बीच की स्टेज होती है उसको इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। और एक होती है ट्रांजिशन स्टेट, उसमें इस तरीके से रिएक्शन होती है कि अगर कोई किसी कंपाउंड पर अटैक कर रहा है तो धीरे धीरे पुरानी बॉन्ड टूट रही है और उसी वक्त नई बॉन्ड भी बनती जा रही है, मतलब इंटरमीडिएट जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड एट द सेम टाइम हो रहा है, और जो है लिविंग ग्रुप वो बाहर निकल गया और फिर नई बॉन्ड बन गई। ये सब जो भी होता है ट्रांजिशन फेज में होता है, ट्रांजिशन स्टेट में होता है। दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं हमारे पास, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट और एक ट्रांजिशन स्टेट। एंड व्हाट आर इंटरमीडिएट्स, लेट डिस्कस दैट। रियल separable species of measurable stability, मतलब वो वैसे तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं फिर भी उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। मतलब एक तो कोई चीज अनस्टेबल होती है, कभी इतनी ज्यादा अनस्टेबल होती है, जैसे मेटल ले लिया आपने तो इतना ज्यादा वो तो बावला होता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए और H2 रिलीज करने के लिए। Na+ को अगर आप लेंगे तो हवा में रिएक्शन कर देगा वो, ठीक है ना, आप हवा में आपको रिएक्शन मिल जाएगी। पर ये इंटरमीडिएट जो होते हैं उनको कुछ समय के लिए ऑब्जर्व किया जा सकता है, कुछ समय के लिए उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। उनकी फीलिंग भी होती है कि हाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है, कार्बीन बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, फीलिंग भी होती है उनकी। और एक मेजरेबल स्टेबिलिटी होती है, मतलब बहुत कम होती है बट होती है। रियल सेपरेबल स्पीशीज ऑफ measurable stability formed during conversion of, अब भैया वो फैसिलिटी बंद होगी ना नोट्स की पीडीएफ की, इसके साथ साथ ही लिखते जाना। reactant sorry, formed during conversion of reactant into products, formed during conversion of reactants into products after bond breaking and before new bond is formed. Are called reaction intermediates. Are called reaction intermediates. ठीक है। And the phase of conversion of reactants into product, the phase of conversion of reactants into product the phase of conversion of reactant into products where bond breaking and bond forming is simultaneous, where bond breaking and bond forming is simultaneous, where bond breaking and bond forming is simultaneous, एक साथ होता है वो, ठीक है, is called transition state. Transition state is called transition state. Check करो एक बार। अब पूरी कहानी लिख लेना, कोई पीडीएफ की व्यवस्था नहीं है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लिखो पूरा ढंग से।
लिख लिया यहाँ तक? चलो आगे बढ़े। नाउ अब इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं। चलिए लेट्स बिगिन विद इंटरमीडिएट्स। एक इंटरमीडिएट होता है फ्री रेडिकल। चलता है फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल दिखने में देखो कैसा दिखता है, इस टाइप का। फ्री रेडिकल के बारे में डेफिनेशन वाइज क्या बोलेंगे? अ न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट, न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। इस तरीके से अ न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट। ठीक है, फ्री रेडिकल। फिर आता है कार्बोकेटाइन। एक इंटरमीडिएट आता है मेरे पास कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन दिखने में कैसा है देखो, पॉजिटिव चार्ज, positively charged carbon atom, a positively charged carbon atom, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम कार्बोकेटाइन। a positively charged carbon atom उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन, a positively charged carbon atom। ठीक है, बेसिकली एक इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्बन एनायन। कार्बन एनायन देखो दिखने में कैसा होता है, कार्बन एनायन समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए बना है क्योंकि sp2 होता है और ये sp3 होता है। ठीक है ना, तो पिरामिडल शेप ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है प्लेनर हो जाएगा। आप समझ लोगे फॉर्मूला को। ठीक है, कार्बन एंड a negatively charged कार्बन एटम, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कार्बो एनायन। हम तो बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सबका। a negatively charged कार्बन एटम उसको क्या बोलेंगे? कार्बो एनायन। ठीक है, एक आता है कार्बीन। Carbene is what? A bivalent
न्यूट्रल बाइवेलेंट न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट। और बाइवेलेंट न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट दिखने में कैसा दिखता है, ड्रॉ करने में ड्रॉ कर लो ऐसा, दो वैलेंसी होती है इसकी ऐसी, और इसके बारे में बात करेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी होता है, सब बात करेंगे। अब बाइवेलेंट न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट दिखने में वैसा दिखता है, मतलब जैसे कार्बोकेटाइन में C पर प्लस शो कर देते हैं, कार्बन एंड C पर माइनस, लेकिन ये दो रेडिकल नहीं है, ये दो फ्री रेडिकल नहीं है। रिमन टिमन रिएक्शन, चाहे आप 12th बोर्ड की बात करो, चाहे जेई एडवांस की बात करो, चाहे जेई मेन की बात करो, चाहे नीट की बात करो, चाहे बिटसेट की बात करो, किसी भी एग्जाम की बात करो, मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस रिएक्शन है रिमन टिमन रिएक्शन, ऑल टाइम फेवरेट है हर एग्जाम की। और वो रिमन टिमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है वो कार्बीन ही होता है, ठीक है। तो आपको किसी भी लेवल तक जाना, आपको कार्बन को समझना ही पड़ेगा, आप या तो रट लो बिना सोचे समझे कोई और भाषा समझ के, पर अब क्या होता है कई बार इफ एंड बट्स अगर आ जाते हैं तो उसके लिए मैकेनिज्म का आइडिया होना ही चाहिए ना, कैसे बन रहा है प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है नाइट्रीन। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे सामने, नाइट्रीन। नाइट्रीन दिखने में तो ऐसा दिखता है, ये नाइट्रोजन है, उस पर एक ही वैलेंसी खाली है। देखो कार्बन पर तो 4 वैलेंसी होती है जिसमें से 2 जो है वो किसमें चली गई, इंटरमीडिएट में, तो बची 2। नाइट्रोजन पर 3 वैलेंसी होती है, ये समझ लें डॉट डॉट ये वो लोन पे नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नाइट्रोजन पर 3 वैलेंसी होती है जिसमें से 2 किसमें चली गई, इंटरमीडिएट में, और एक रह गई है, तो उसको बोलते क्या, इट इज व्हाट, इट इज मोनोवैलेंट नाइट्रोजन इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रीन को मोनोवैलेंट न्यूट्रल नाइट्रोजन इंटरमीडिएट, मोनोवैलेंट न्यूट्रल नाइट्रोजन इंटरमीडिएट, दिस इज योर नाइट्रीन। और मोनोवैलेंट न्यूट्रल नाइट्रोजन इंटरमीडिएट, इसको हम बोलेंगे बेटा नाइट्रीन, दिस इज नाइट्रीन, ठीक है। ये दो रेडिकल है, जैसे कार्बन पे, सॉरी रेडिकल जैसे हैं दिखते हैं पर है नहीं, पर जैसे कार्बन पे 2 रेडिकल जैसे दिख रहे हैं, वैसे नाइट्रोजन में भी 2 रेडिकल जैसे हैं और एक वैलेंसी खाली है, तो न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन इंटरमीडिएट, ठीक है। एंड लास्ट इज बेंजाइन। बेंजाइन a highly unstable intermediate, बाकी सब भी अनस्टेबल है, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल जैसी बात नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा बनना, ये तो पॉसिबल सही में भी नहीं है ऐसा बनना, बट बन जाता है। डाउस प्रोसेस, राशिंग प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहां पे बनता है, ठीक है ना, तो वहां पे सिंस बनता है इसे देखना भी जरूरी है। हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट हैविंग hybridized orbital, having hybridized orbital in sidewise overlapping, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, पता नहीं कैसे चल रहा है। Highly unstable intermediate having hybridized orbital in sidewise overlapping, in sidewise overlapping। ये 6 इंटरमीडिएट के बारे में एक एक लाइन अभी लिखवाई है। अब हम शुरू करते हैं फ्री रेडिकल, इतना लिख लो पहले आप।
अरे मोनोवेलेंट इसलिए क्योंकि एक ही वैलेंसी है, कैसी बातें कर रहे हो मिशी जी। अतिशय जैन देखो, तुम जब नींद खुल गई तुम्हारी, तुम जब आ जाओगे, तुम जब ज्वाइन कर लोगे, फिर बोलोगे सेकंड स्लाइड दिखा दो, थर्ड स्लाइड दिखा दो, तो तुम्हें भी अब बात पता है मैं कोई स्लाइड दिखाने वाली हूं नहीं पीछे की, टाइमली ही आया करो बेटा। तुम्हें भी बात पता है। हाँ और भी साइन होते कुछ आकर मिलता है, लेकिन जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी ना, सारे अभी कैसे बता दूं। नहीं नहीं, मैं कनक पढ़ रहा, कोई पेज टू का स्क्रीनशॉट ले, इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ तुम पेज इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी और अच्छा आते से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया करो, तुम्हारा तो ऐसे ही चलेगा। 6:45 पे क्लास है, 7 बजे आए, 7:15 बजे आए, रोकने वाला तो है नहीं वहां कोई, इन्विजिलेटर ने रोक दिया, बाहर ही खड़े आ नहीं पा रहे। प्रणव सोडानी, पहले तुम डेली गुड मॉर्निंग करते थे, डेली मतलब डेली, आजकल उठते नहीं हो। बेंजाइन के नीचे लिखा है अ हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट हैविंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन साइडवाइज ओवरलैपिंग, having hybridized orbital in sidewise overlapping। सारांश निमा, अभी क्या है कि दिक्कतें बहुत है जीवन में, अब मैं छोटी छोटी चीजों पे कंप्लेन करूंगी ना सर को, तो ये टाइम भी चला जाएगा। वैसे मैंने पेन चेंज करने का बोल दिया, चेंज हो जाएगा, पर तब तक थोड़ा कोऑपरेट कर दो, ठीक है। अभी चले आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने, एक बार ले लो फिर से, अभी तुम फिर मैं आगे बढ़ जाते फिर बोलते हो तो लिखो, चलो लिखो फटाफट, रुक जाती 2 मिनट। नहीं मैं कोई कृष्ण अग्रवाल ऑल पेजेस शो नहीं करने वाली हूँ, कंटिन्यूएशन में क्लास है, मैं यही करती हूँ क्या। कार्बिन के नीचे क्या लिखा है वो बता दो, ओके। कार्बिन के नीचे लिखा है अ बाइवेलेंट न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट, अ बाइवेलेंट न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट, साइड वाइज ओवरलैपिंग। आगमन शर्म नहीं आती, तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा और साइड वाइज ओवरलैपिंग पूछ रहे हो मुझसे। अग्रता जी उससे कुछ भी नहीं होगा, एक्चुअली जो पहले वाला पेन चला हुआ होता है ना, वो आगे वाला वो पेन वापस से चलने लगता है, बट स्टिल आप कह रही है तो मैं एक बार और ट्राई कर लूंगी ये वाली चीज भी। मुझे एक बात तो सही बता रही हूँ, वो बच्चे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं जो दिन भर मुझे मैसेज करते रहते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होगा। मैंने तो कई बार बोल दिया बेटा, लेंस के लिए टेस्ट के लिए तुम सर से पूछा करो, पर तुमको मजा आता है मुझे छेड़ने में, है ना, मुझसे ही पूछते हो हर चीज, मतलब मुझे क्या पता बेटा आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होगा, आप सर से पूछिए ना, वो मुझे आप जैसे पूछेंगे तो वो मुझे बताएंगे फिर कि हाँ भाई बच्चों को मैसेज कर दो, बच्चे पूछ रहे कौन सा टेस्ट है नेक्स्ट है, ठीक है। तो आप इसलिए सर से पूछे बात। बेंजीन के नीचे बार बार बेंजीन के नीचे वाला मैं डिक्टेट नहीं करूंगा प्रज्वल सिंह, अभी तो डिक्टेट किया था पूरा। अ हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट हैविंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन साइडवाइज ओवरलैपिंग, अभी मुझे डिक्टेट ही करना है तो फिर बोर्ड पे लिखने का क्या मतलब है। कार्तिक रत्नावत, आई डोंट नो अबाउट दिस आल्सो, वो मेरा फील्ड नहीं है कि 11th में भी केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चल रहा है, आप मुझे सर से पूछ रहे हो उसको भी, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चीजें चलती रहती है, मुझे आइडिया नहीं है, कहीं पे मोल चल रहा है, कहीं पे एटॉमिक चल रहा है।
बेंजाइन को बाय रेडिकल बोल सकते हैं। अब मतलब छेड़ना है, मतलब जो लिखा है वही लिखो चुपचाप। हाँ कार्बन रेडिकल sp2 होता है भाई, पर अभी चले ना आगे, हो गया, नोट कर लिया सबने, लेट्स मूव अहेड नाउ। अभी कोशिश करते पेन सही चले। चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं, सबसे पहली हेडिंग फ्री रेडिकल, क्योंकि बहुत लंबी चलने वाली है। द नेक्स्ट हेडिंग इज योर फ्री रेडिकल। देखो अब बता दी मैंने पेन का कलर चेंज किया, बट स्टिल वो थोड़ा थोड़ा हो गई है। फ्री रेडिकल, ठीक है। अब हर इंटरमीडिएट को जब हम पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर वो कौन से टाइप की रिएक्शंस देते हैं, फिर उसकी नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, बस वही प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, उस इंटरमीडिएट को समझ तो ले, ठीक है। सो द नेक्स्ट हेडिंग वी पुट हियर इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये कार्बन है, ये एक बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड है, ये तीन बॉन्ड है, और ये रेडिकल है, ठीक है, इस तरीके से। ये तो उसका चित्र है, देखिए। अब एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लो, ये जो कार्बन होता है जिस पर रेडिकल लगा होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसको ना पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना ही नेगेटिवली चार्ज, ये ना पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है ना नेगेटिवली चार्ज कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही आएगा, सबसे पहला न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट। कैसा इंटरमीडिएट है बेटा? न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिवली चार्ज है, ना पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिवली चार्ज, एकदम न्यूट्रल है, ठीक है। क्लियर ये वाली बात। अगली इंपॉर्टेंट बात, ऑड और इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट। ये कैसा इंटरमीडिएट है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि सोचो लॉजिकली, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? तो किसी को भी दिख जाएंगे। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन और सात इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? सात दिख रहे हैं, और सात इलेक्ट्रॉन है तो कैसा इंटरमीडिएट हो जाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? सात। तो लिख लो चाहो तो 7 electrons in valence shell, और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसीलिए उसको क्या बोला है हमने? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसीलिए उसको क्या बोला है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट क्यों बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने हैं बेटा? 7। अच्छा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 8, है कितने? 7। तो क्या इसी फ्री रेडिकल को हम बोल सकते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट? इसका ऑक्टेट कैसा है बेटा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। इट्स ऑक्टेट इज व्हाट? इनकम्प्लीट, ठीक है। अब अच्छा, ये पहले आप देख लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म का, पहले इसका देख लो, आप लिखते भी जाओ सब सब। वक्त वक्त क्या आइडियाज है? पेन की जगह उंगली से इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है वो, मतलब वो क्या ऐसे लिखते ना तो कभी कभी नीचे का हाथ भी चल जाता है, तो बेकार काम होता है, इसलिए वो तो यूज नहीं कर सकते। और कोशिश करते हैं दूसरा पेन भी यूज करूँ, पिगमेंट भी चेंज करती हूँ।
चलिए लिखा ऑक्टेट इनकम्प्लीट। नेक्स्ट पॉइंट आता, ये आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कि कभी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा इलेक्ट्रॉन बेटा? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में ये क्या होते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमने सबने पढ़ रखा हुआ है। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो क्या होता है? वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। फिलहाल यहाँ पर वो कैसे है इन नेचर? पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण वो कैसे बेटा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते तो हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बोर्स मैग्नेट्रॉन का, दैट इज म्यू। म्यू कितना है? तो म्यू कितना है ये बताने के पहले म्यू क्या होता है उसका फॉर्मूला देखो। इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ n into n plus 2। bm मतलब बोर्स मैग्नेट्रॉन। What is this n? n represents what? Number of unpaired electron। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? खाली एक। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो फॉर फ्री रेडिकल म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? √3 bm। फॉर फ्री रेडिकल रूट की वैल्यू म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? √3 bm, क्योंकि कैपिटल n की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1 + 2 कितना होगा? 3। 3 × 1 is 3। क्लियर ये वाली बात? किसी को कोई डाउट है भाई? ये अब ये सारी बातें हमको हर इंटरमीडिएट के बारे में लिखनी है। छोटी छोटी बातें होती हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इससे थोड़ा सा उसके नेचर के बारे में पता चलता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये सारी बातें हमको समझ में आती है। ठीक है, तो म्यू इज व्हाट? √3 bm, बोर्स मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट आया, इट इज हाईली रिएक्टिव। ऑब्वियसली बात है, इट इज हाईली रिएक्टिव। द रीजन इज इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और सिंस इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो फटाफट अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। तो ये कैसा होगा बेटा? इट इज हाईली रिएक्टिव। उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? खाली एक इलेक्ट्रॉन की। किस काम के लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इट इज हाईली रिएक्टिव। ऐसे होता है ना कभी कभी कि कोई बच्चा बहुत बिल्कुल दो बच्चों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बिल्कुल बहुत डिफरेंस कम का है। एक एक जनरली ऐसा होता है 96% बनते हैं और एक ही जनरली 95% बनते हैं। दोनों के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है वो एक क्वेश्चन का मार्जिन भी हो गया कभी तो कोई ना कोई आगे निकल जाएगा। लेकिन एक बेचारा मासूम जिसके सिर्फ 60% 65% बनते हैं, वो कभी कॉम्पीट करेगा ही नहीं, वो ठंडा है, उसको पता है कि वो कितनी मेहनत कर ले 65 का 75 हो जाएगा, कोई 95 और 99 थोड़ी हो जाएगा। समझ रहे? तो रिएक्टिविटी कहाँ होती है? जब लगता है कि बस सक्सेस यही है, बस बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन। समझ रहे आप मेरी बात? तो उनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ऐसे में आपको ऐसे रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बोलते हैं ना, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत, बस एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए वो क्या होता है बेटा? हाईली रिएक्टिव। दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पेज टर्न कर रही हूँ। और पॉइंट्स पे तो बात करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक है √3 bm ऑक्टेट्स, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? म्यू निकालते हैं ना हम, √of n into n plus 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा होगा। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक है उसका। इंट्रोडक्शन है तो फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कैसा एलिमेंट है, वैसी वाली बातें कर रहे हैं। तो √3 bm बोर्स मैग्नेट्रॉन होता है। क्या ये बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म का नेचर शो करता है, कितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। आयरन वायरन की बात करोगे तो वहां पे √24 35 इस तक चला जाता है। तो इसलिए वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़े।
चलिए एकदम आराम से शांति से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगले पॉइंट आराम से बात करते हैं। अगले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो अगला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि ये जो आपका कार्बन होता है ना, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगी। पर नेक्स्ट पॉइंट को समझाने के लिए, थोड़ा सा फील दिलाने के लिए आपको बता रही हूँ कि कार्बन, देखो कार्बन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, समझ रहे मेरी बात। इसमें एक ऑर्बिटल पूरा खाली है और एक पूरा फिल्ड है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, एक ही बार में, इसलिए उसको न्यूट्रल ही बोलते हैं। और इसमें दो रेडिकल रेडिकल है, इस तरीके से फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, बेसिकली रेडिकल रेडिकल नहीं बोलते हैं। और एक एक ऑर्बिटल, हमारा ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो हुंस रूल फॉलो करते हैं। हुंस रूल पता है ना, तो कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, फिर पेयरिंग शुरू होती है। तो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल ये तो गलत ही हो गया ना, पेयरिंग कैसे होगी, पहले पहले तो इलेक्ट्रॉन का फिल होना चाहिए, इसलिए ये बनता तो है, लेकिन वो फटाफट किस पे कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये ऑर्बिटल है, समझे ना मेरी बात, एक इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आ जाता है। खैर ये बात मैंने इसलिए बताई है कि इस वाले कार्बन को हम सिंगलेट कार्बन बोलते हैं, सिंगलेट कार्बन, ये आगे जाके सिखाऊंगी। और इस वाले कार्बन को हम ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बन, ये मैं आगे जाके सिखाऊंगी। और जो हमारा कार्बोकेटायन है, इसमें एक ऑर्बिटल पूरा खाली है, इसको हम डबलेट कार्बन बोलते हैं, डबलेट, डबलेट कार्बन इंटरमीडिएट है, डबलेट कार्बन इंटरमीडिएट है, ट्रिपलेट कार्बन इंटरमीडिएट है, सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट। मन में क्वेश्चन आता है आया कहां से, ये एक फॉर्मूले से आता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, उससे हम डिराइव करते हैं सिंगलेट है, ट्रिपलेट है या डबलेट है। वो क्या फॉर्मूला है, 2s+1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अभी कुछ भी बात लिखना, मैं लिखाऊंगी ढंग से। This is the formula of spin multiplicity 2s+1, 2 मॉडुलस ऑफ s+1 लिखना चाहिए। पढ़े लिखे लोग आप समझ रहे मॉडुलस क्यों लिखा, क्योंकि स्पिन प्लस हाफ भी हो सकता है, स्पिन माइनस हाफ भी हो सकता है, स्पिन ऊपर होगा तो प्लस हाफ, नीचे होगा तो माइनस हाफ, कैसा भी हो सकता है। ठीक है ना। अब इधर देखो, s रिप्रेजेंट अनपेयर्ड स्पिन, टोटल अनपेयर्ड स्पिन, टोटल अनपेयर्ड स्पिन, ये s रिप्रेजेंट करता है, टोटल अनपेयर्ड, ये उल्टा लिखा, ये ट्रिपलेट है, ये सिंगलेट है। ठीक है, हाँ चलो ये तो हम बाद में सीखेंगे, फिर भी यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड स्पिन कितना है, ठीक है ना, कितना हो सकता है, ये तो पक्का है, ये जो भी होगा सेम ही होगा, या तो दोनों ऊपर होंगे या तो दोनों नीचे होंगे। पीरियोडिसिटी का कांसेप्ट है भाई, पैरेलल स्पिन ही होता है अगर अनपेयर्ड स्पिन है तो, या तो दोनों ऊपर होंगे या तो दोनों नीचे होंगे। दोनों ऊपर हुए तो +1, दोनों नीचे हुए तो टोटल सम कितना हो गया, -1। चाहे जो हो जाए 2 टाइम्स ऑफ +-1 का मॉड्यूलस तो 1 ही होगा, और 2+1 कितना हो गया 3, तो उसको कितना बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बन इंटरमीडिएट। दिस इज हाउ मच, ट्रिपलेट कार्बन इंटरमीडिएट। ठीक है वाली बात क्लियर। इधर आ जाओ, इधर अगर हम बात करेंगे सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं उसको, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, ये जो भी है प्लस हाफ और ये जो भी है माइनस हाफ। सोचिए देखो, प्लस हाफ और कितना हो गया माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ कितना होता है, टोटल सम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। प्लस हाफ माइनस हाफ टोटल सम कितना हो गया, 0। जब 0 रखोगे तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो कितना हो गया, सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट। दिस इज हाउ मच, सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट। क्लियर है वाली बात, क्लियर। फ्री रेडिकल की बात करते हो, फ्री रेडिकल में भी 0 ही होता है, वो भी क्या होता है, ओ सॉरी, ओ फ्री रेडिकल बात कर रहे हैं, ये रेडिकल कार्बोकेटाइन की नहीं बात कर रहे हैं, फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। फ्री रेडिकल में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे वो प्लस हाफ हो चाहे वो माइनस हाफ हो। फ्री रेडिकल की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो प्लस हाफ हो चाहे वो माइनस हाफ हो। अब प्लस हाफ या माइनस हाफ यहाँ रखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो फ्री रेडिकल को कौन सा कार्बन इंटरमीडिएट बोलते हैं, डबलेट कार्बन इंटरमीडिएट बोलते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कांसेप्ट। मैं खाली ये बता देती ना तो आपको कंपैरेटिवली ऐसा लगता कि यार ये तो क्या कैसे आ गया मतलब। तो मैं इसलिए एक एग्जांपल लेके सिंगलेट कार्बन डबलेट ट्रिपलेट सब बताया आपको। कार्बोकेटाइन में तो एक भी अनपेयर्ड स्पिन नहीं होता है, तो वहां पे भी s की वैल्यू क्या लगा दोगे, 0। तो मैंने आपको 3 अलग अलग एग्जांपल दिए जहाँ पे 2 होते हैं अनपेयर्ड स्पिन, यहाँ पे 0 अनपेयर्ड स्पिन है। ठीक है ना, मतलब वो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना है, हाफ अनपेयर्ड स्पिन है। ठीक है, इसी कारण देखो जरा आप नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास। चलो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फ्री रेडिकल के बारे में लिखते हैं। डबलेट कार्बन इंटरमीडिएट, डबलेट कार्बन इंटरमीडिएट due to one unpaired electron, due to one unpaired electron। और ये कहां से आया? चलो लिख लो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 times मॉड्यूलस ऑफ s plus 1। व्हाट इज s? s होता है जितने भी इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने कोवैलेंस या बॉन्डिंग में नहीं गए उन सब का स्पिन का सम। s is what? total spin। this is what? this is total spin। वो सारे इलेक्ट्रॉन का सम ऑफ स्पिन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट अभी नहीं किया है, ठीक है। therefore for free radical s equals to plus minus half, या तो प्लस हाफ ले लो या तो माइनस हाफ ले लो, कोई रूल थोड़ी है क्या ले, कुछ भी ले सकते हैं। एंड दिस इंप्लाइज स्पिन मल्टीप्लिसिटी equals to 2 times modulus of half plus 1, that is nothing but 2। और इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं हम? डबलेट कार्बन इंटरमीडिएट। इट इज कॉल्ड एज डबलेट कार्बन। देखो जहां तक होता है जितना होता है मैं पूरे लॉजिक के साथ आपको बता दूं कि कौन सी चीज को क्यों कैसे क्या बोल रहे हैं। चाहते तो मैं डायरेक्टली बोल रही थी रट लो ये डबलेट कार्बन इंटरमीडिएट है, ठीक है। जहां मुझे लगेगा यार इतना तो आपको आता ही होगा, इतना तो पता ही होगा, मैं आपको लिख पाती भी जाऊंगी साथ साथ में, ठीक है। अब देख लो एक बार, आपने पढ़ भी रखा होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ रखी होगी आपने, ठीक है ना। तो उसको बस यूज किया हमने यहाँ पर, वो तब हम पढ़ते थे हमको पता नहीं होता इसका क्या यूज है। पीरियोडिसिटी में पढ़ा होगा तुमने। हाँ फ्री रेडिकल रेडिकल सेम ही है, जिसको फ्री रेडिकल क्या होता है? रेडिकल ही होता है। मैंने n+2 लिख दिया क्या? कहाँ पे? हाँ तुम्हारा n into n+2 होता है। प्रद्युमन संचालक किसको बोलो n into n+2 लिखा है। बोर्स मैग्नेट्रॉन में तो n into n+2 ही होता है। कभी भी ऐसा लगता है बच्चा भी बोलेगा हाँ, पर ध्यान आता है कौन बोलेगा। चलिए लिख लिए बात, अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ्री रेडिकल का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम तो भाई अभी, हाँ फ्री रेडिकल क्या क्या कैसा कैसा है क्या क्या होता है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा इसका? यूजुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कुछ केसेस हो गए जिसमें sp3 की ज्यादा उसमें हम बात करते हैं, इसलिए हमने लैंग्वेज भी ऐसी लिखी यूजुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वैसे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है ये, ठीक है। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। Geometry is trigonal planar and bond angle is 120 degree. Bond angle is 120 degree. अब सिंस यूजुअली sp2 लिखा है तो कभी ना कभी sp3 तो होता ही होगा कुछ हालातों में। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कब होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड तब होता है जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से क्या होता है बेटा? अटैच्ड होता है। When it is attached to strong electronegative atom। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसके पीछे भी लॉजिक होता है क्यों sp3 हो जाता है उस केस में। sp3 हाइब्रिडाइज्ड when attached to strong electronegative atom, for example CF3 free radical ले लो, CF3 free radical इस टाइप से। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, और क्यों ना हो
भाई sp2 का मतलब क्या होता है, लॉजिकली सोचो, s में 33% और p में 66%। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाओगे आप तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे, और जब अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे तो जो उनको क्या मिलना चाहिए था, भाई उन्होंने क्या किया, परसेंटेज एस कैरेक्टर अपनी तरफ खींच लिया। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो जनरली फ्री रेडिकल में क्या होता है, कितना परसेंट होता है, 33% होता है। तो यहाँ पर 33% से क्या हो जाता है, कम हो जाता है कार्बन का। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि तीनों इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में कार्बन रोक नहीं पाया, और परसेंटेज इसका कम हो जाता है, करीब करीब 33% से अगर 26-27% भी हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, चेंज। तो कितना हो जाता है, करीब करीब sp3। मतलब धीरे धीरे बोलती हूँ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं, ये कार्बन पे फ्री रेडिकल है। कार्बन अभी कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, मतलब उसको परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, जनरली sp2 में 33% होता है, और बचा p में चला जाता है 56%। ठीक है, वाली बात सबको पता है, वाली बात आती होगी वाली बात है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होता है, जब मैंने तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दिए तो कार्बन से अपनी तरफ क्या खींचेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर, और जब परसेंटेज एस कैरेक्टर खींचेंगे तो इस कार्बन जो होता है, कार्बन जिसका अपन बोलते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर sp2 में 33% हुआ करता था, वो तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कारण उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कम हो रहा है तो करीब करीब 26-27% के आसपास चला जाता है। इसका मतलब जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, अब वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के कारण कितना हो गया, sp3। इसलिए बोलते हैं जब फ्री रेडिकल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से अटैच होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है फ्रॉम sp2 टू sp3। बस लॉजिक नहीं भी चलेगा, अगर याद समझ में नहीं आया और नहीं भी याद है तो चलेगा, हमको इतना ही ध्यान रखना है बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है बेटा, sp3। sp3 अगर होगा तो उतना रिएक्टिव क्यों होगा, अभी तो वो खुद के बोलते हैं ना घर के झमेलों से फ्री नहीं हो पा रहा है। रिएक्टिविटी कब होती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दूसरों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है सारांश। तो जब sp3 होगा तो थोड़ा लेस रिएक्टिव हो जाएगा, जब sp2 होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। चले आगे, ये स्क्रीनशॉट ले लेना था। नेक्स्ट पॉइंट अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट तो सच्ची बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जरा।
रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो वो चाहते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। रेडिकल्स आर व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट नॉट ल्यूविस एसिड। भावनाएं समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन ल्यूविस एसिड नहीं है, क्योंकि ल्यूविस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेंगे, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज तो है लेकिन ल्यूविस एसिड नहीं है। कि ल्यूविस एसिड को किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? ल्यूविस एसिड को जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन पेयर की। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन ल्यूविस एसिड नहीं है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है, वो क्या करते हैं, आपको 12-15 स्ट्रक्चर दे देंगे और पूछेंगे कौन कौन ल्यूविस एसिड है। अगर आप गलती से फ्री रेडिकल को ल्यूविस एसिड बोल गए, क्योंकि आपको क्या फील लगी, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूविस एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, मतलब कोई भी बॉन्ड, कोई भी रेडिकल लाइट की प्रेजेंस में जब बनेगा तो आधा इलेक्ट्रॉन इधर आधा इलेक्ट्रॉन इधर, और बनने वाली स्पीशीज क्या रहेगी? सेम टू सेम, मतलब दोनों स्पीशीज रेडिकल रहती है, रेडिकल, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। यूसुफ, ये वाली बात जनरलाइज्ड नहीं है, रेडिकल के लिए ये खाली। ऐसा कार्बोकेटाइन में थोड़ी होगा कि मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दूं तो परसेंटेजेस कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, ऐसा वहां नहीं होता, वहां पे तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास शेयर करने के लिए ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। ये सब फ्री रेडिकल में होता है, ऐसा नहीं होगा कि CF3 पॉजिटिव जो हो गया वो sp3 हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, ये वाली बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑटो कैटालिटिक इन नेचर। ये पॉइंट रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझने में बहुत हेल्प करती है। देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको सिर्फ पहला रेडिकल बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। एक बार एक रेडिकल बन गया तो वो रेडिकल अपने आप दूसरों को तोड़ता जाएगा और प्रोडक्ट बनाता जाएगा। अब इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल होता है हमारी, आप ले लीजिए 2 व्हीलर ले लीजिए, अब आप 2 व्हीलर में आप पेट्रोल फिल करवाते हैं, ठीक है, वहां पे अंदर रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता, पता है आपको? जो आपका इंजन होता है ना, दैट वर्क्स ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ओनली। तो ऐसा होता है क्या, आपको हर एक सेकंड में किक लगानी पड़ रही है, हर एक सेकंड में किक लगा के आप गाड़ी चल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है कि कंटिन्यूअसली किक लगाई जा रहा है और गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है वहां पे, आप अंदर एक स्पार्क जनरेट कर दो, आप जब बोलते हैं ना आप एक स्पार्क जनरेट कर देते हो, एक पेट्रोल का मॉलिक्यूल टूटता होगा, इतनी बार किक लगानी पड़ती है आपको, कई बार एक बार, 2 बार, 3 बार में काम होता है। एक बार एक पार्टिकल टूट गया तो फिर वो अपने आप सारे पार्टिकल टूटते रहेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? अपने आप पेट्रोल जो होगा वो आपके इंजन को वो बोलते हैं ना रन करेगा और आपके व्हीकल को आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो वहां पे कैसा मैकेनिज्म, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको, और कब तक चलता रहेगा? जब तक आपकी गाड़ी में पेट्रोल है। हाँ, आप इंजन बीच में बंद कर दो वो अलग इशू है, वहां पे अंदर पिस्टन का सिस्टम होता है कि अगर आप नहीं चाहते कि बस आप अपने डेस्टिनेशन रीच कर दो और आप चाहते हो गाड़ी बंद हो जाए, तो हम गाड़ी का जो बोलते हैं ना चाबी जब घुमाते हैं तो पिस्टन नीचे की तरफ जो होता है वो सेटल कर जाता है और पेट्रोल के मॉलिक्यूल जो है अब वो दूसरे कंटेनर में जाना या दूसरे टैंक में जाना बंद कर देते हैं जहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। अच्छा, एक बार देखना, कभी भी आप गाड़ी बंद करते हो तो ऐसा नहीं होता बंद करिए एकदम वहीं बंद होगी, मतलब एक बिल्कुल 5 सेकंड, कई बार 10 सेकंड का टाइम लगता है कि आपने गाड़ी बंद की है तो इंजन धीरे धीरे बंद होगा, समझ रहे? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है उसके सारे जब तक पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल नहीं होंगे तब तक तो आपका इंजन रन करता रहेगा ना। ऐसे ही ब्रेक में भी होता है, ब्रेक लगा देते तो थोड़ी ब्रेक लगाया वहीं में खड़े हो गए, आप ब्रेक लगाते तो थोड़ा हल्का सा डिस्टेंस, एक 2 मीटर 3 मीटर के डिस्टेंस के बाद जाकर ब्रेक लगता है। द रीजन इज
कि आप जब वो पिस्टन को नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूसरे कंटेनर जहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है वहां पे जाना धीरे धीरे बंद कर देते हैं और आपकी गाड़ी धीरे धीरे क्या होती है, रुकती है। ऐसा नहीं होता सडन रुक गई बस ब्रेक लगा वहीं में खड़े हो गए, ऐसे कभी भी नहीं होता है। तो वहां अंदर मैकेनिज्म कौन सा चल रहा है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही चल रहा है और उसका मतलब होता है ऑटो कैटालिटिक इन नेचर। आपको बस एक स्पार्क जनरेट करने की दे रहे, आपको बस एक मॉलिक्यूल तोड़ने की दे रहे, आप एक मॉलिक्यूल तोड़ोगे फिर तो अपना काम खुद ही करने जाएंगे, खुद ही तोड़ते जाएंगे बाकी मॉलिक्यूल्स को और बाकी रिएक्शन को करने में। यही फ्री रेडिकल रिएक्शन की खास बात होती है और यही कारण होता है कि इसमें चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन अलग अलग तरह के स्टेप होते हैं। ठीक है, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपको इनिशिएट करने के लिए तो खाली एक ही मॉलिक्यूल तोड़ना है, प्रोपोगेट करने के लिए उस मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल्स तक पहुंचाना है और टर्मिनेट करने के लिए आपको बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको नए मॉलिक्यूल देना बंद करना है। आप नए मॉलिक्यूल देना बंद कर दोगे रिएक्शन अपने आप एंड हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये पूरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और बेस्ड होता है इसी कांसेप्ट पे, ऑटो कैटालिटिक इन नेचर। ऑटो कैटालिटिक का मतलब खुद ही कैटलिस्ट का काम करते हैं, एक जनरेट कर दो खुद ही रिएक्शन के क्या बोलेंगे, रिएक्शन को आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, तेजी से आगे बढ़ाते जाएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं हम ऑटो कैटालिटिक इन नेचर। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हवा में ही होते हैं, उनको कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, सॉल्वेंट में रेडिकल बनते ही नहीं है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बनेंगे जहां पे कोई पोलैरिटी नहीं है, या तो मेनली रिएक्शन गैसियस मीडियम में होती है। अगर आप रेडिकल बनाना चाहते हैं आपको गैसियस मीडियम लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट में इसकी रिएक्शन नहीं होती है, सॉल्वेंट में सिर्फ केटायन एनायन बनते हैं, रेडिकल तो हवा में बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पेट्रोल में पानी डाल दो, ठीक है, तो अच्छा वो मीडियम या डाइल्यूट मीडियम प्रोवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। वो मैकेनिज्म जहां हो रहा है ना वहां पे पूरी तरीके से या तो वैक्यूम है या तो गैस है, जो भी है, लेकिन सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है वाली बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल नेवर, नेवर मतलब नेवर, हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल नेवर रीअरेंज, हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल कभी भी रीअरेंज नहीं करते हैं, हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल नेवर रीअरेंज। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि कार्बोकेटाइन वाले रीअरेंज करते हैं, इसीलिए हमने लिखा हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल नेवर रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब क्या होता है, पड़े पड़े ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो आप भी जानते हैं ये इसमें सिर्फ एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पड़े पड़े जो है वो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पे चल जाएंगे। कहने का मतलब आप आगे जाके सीखोगे दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये कितना डिग्री फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री, CH और ये इधर आ गया H। अब ऐसा कार्बोकेटाइन में तो होता है कि कार्बोकेटाइन ना पास वाले के H को खींच कर ले आता है और 1 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाता है 2 डिग्री में, समथिंग लाइक दिस। How much 2 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि दोनों तरफ से कौन है, कार्बन, इसको 2 डिग्री फ्री रेडिकल बोलते हैं। ऐसा अरेंजमेंट इसमें नहीं होता है, फ्री रेडिकल में नहीं होता है, फ्री रेडिकल में इस तरह का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोकार्बन में इस तरह का रीअरेंजमेंट फ्री रेडिकल में नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल नेवर रीअरेंज। क्यों रीअरेंज नहीं करते? अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल नेवर रीअरेंज ड्यू टू हायर एक्टिवेशन एनर्जी, ड्यू टू हायर एक्टिवेशन एनर्जी। बोले तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखो ठीक है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ठीक है, और ये एनर्जी हो गया।
ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर 1 डिग्री फ्री रेडिकल और दिस इज योर 2 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल ऑब्वियसली बात है स्टेबल होता है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल ऑब्वियसली बात है कंपैरेटिवली कम स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री में दोनों तरफ से कार्बन ग्रुप जुड़े हैं ना, तो उसको मोर डोनेटिंग हो गया, और 1 डिग्री में इथाइल ग्रुप है, एक तरफ से ही है लेकिन तो लेस डोनेटिंग है। फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, उनको देने वाले अच्छे लगते हैं, जितने ज्यादा देने वाले हैं उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन मोर स्टेबिलिटी होने के बावजूद ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट नहीं होते, इसका कारण है ड्यू टू हायर एक्टिवेशन एनर्जी। समझते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या होता है देखो, दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री फ्री रेडिकल टू 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, and this is energy released after, या फाइनली एनर्जी रिलीज कर लो, ठीक है। देखो क्या होगा, क्या होगा, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है ना, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस बहुत सारे तरीके के होते हैं, आप करना चाह रहे हैं और बहुत सारे तरीके का आउटकम आता है। आपको, आपने आपके फादर से मान लीजिए 1 लाख रुपए लिए कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपने जो है 60,000 टोटल टर्नओवर किया, मतलब उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, आपके हाथ में सिर्फ 60,000 है, तो वो तो पूरा लॉस वाला बिजनेस हो गया, खत्म ही कर दो कहानी। अब कभी कभी ऐसे भी बिजनेस होते हैं जो कि हम समझते नहीं है, समझो मेरी बात को, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए फादर से लिए, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने 1,20,000 रुपए टोटल आपने टर्नओवर कर लिया, टोटल 1 लाख का 1,20,000 किया, इस बिजनेस को भी अच्छा नहीं मानते। द रीजन इज, अब अगले साल बिजनेस कैसे रन करोगे, आप समझ रहे मेरी बात, कोई काम को करने में इतनी एनर्जी लगी, ठीक है ना, अब कोई काम को करने में इतनी एनर्जी लगी और फाइनली एनर्जी रिलीज इतनी है, अब वापस से अगला वाले के लिए फिर फादर से लोगे, फिर वापस से बोलोगे पैसे दो, तो इस तरह का बिजनेस भी अच्छा नहीं होता है, उसको भी हम नहीं करते। हाँ, अगर आपने टोटल 1 लाख रुपीस लिए, ठीक है ना, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपने 2,50,000 का टर्नओवर कर लिया, इस तरह का बिजनेस इट्स गुड। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपए तो आपके पास आपकी बोलते ना एक इनकम टाइप भी आ गया और 1 लाख रुपीस फिर आ गया, आप नेक्स्ट स्टेप फिर वो बिजनेस कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कहना क्या चाह रही हूँ। हर रिएक्शन जो कि जिसमें रिएक्टेंट लेस स्टेबल हो, प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो, वो फीजिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो एनर्जी रिलीज्ड है वो एनर्जी रिक्वायर्ड के कंपैरिजन में क्या है, कम है। एनर्जी रिलीज्ड इज ओवरऑल लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड, इतनी तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात, और उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, और सिंस उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। आप समझते हैं ना, ये कौन सी एनर्जी होती है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी तो आपको इनिशिएट करने के लिए चाहिए, आपने रिलीज टोटल इतनी करी है, तो जितनी इनिशिएट करने के लिए चाहिए उतनी आपने रिलीज कर दी, कोई दिक्कत नहीं सॉरी, उतनी आपने वापस सिस्टम को दे दी, कोई दिक्कत नहीं, और बची कितनी एनर्जी आपके पास, इतनी, और जो इतनी एनर्जी बची है वो सफिशिएंट नहीं है फिर से रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, समझ रहे हैं, और अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो इस तरह की रिएक्शन नहीं हो पाएगा, वही यहाँ पर हो रहा है। 1 डिग्री फ्री रेडिकल से 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है माना, पर वो जो उनकी स्टेबिलिटी से रिलीज होने वाली एनर्जी वो इतनी है, और 1 डिग्री से 2 डिग्री कन्वर्ट करने में लगने वाली एनर्जी इतनी है, तो फिर क्या करें, इतनी एनर्जी लग रही है, रिलीज इतनी हो रही है, तो रिलीज इतनी हो रही है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है अगले वाले को कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए बोलते हैं कि कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल नेवर रीअरेंज, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड इतना, एनर्जी रिलीज इतना, तो और एनर्जी चाहिए ना हमको, एनर्जी रिलीज, हाँ वहीं पर अगर ये रिएक्शन ऐसी होती, देखो जरा इस टाइप की, ये रिएक्शन फिजिबल है, बहुत अच्छे से फिजिबल है, क्यों? क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड कितना है,
इतना, और एनर्जी रिलीज कितना है, इतना। एनर्जी रिलीज इज मच मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो आपको तो बस एक बार रिएक्शन इनिशिएट करनी है, आगे तो फिर क्या है, अपने आप ही हो जाएगी। इज दैट ओके? समझ रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी? यही कारण है कि कार्बो हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल नेवर रीअरेंज, लेकिन अल्फा हेलो फ्री रेडिकल रीअरेंज करते हैं, वो रीअरेंज करते हैं, लेकिन उसकी कहानी हम कल पढ़ेंगे। आज मैं पॉइंट को एक बार छोड़ रही हूँ, दैट हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल नेवर रीअरेंज। ठीक है, आपको कोई डाउट है आप चेक कर लो, फिर हम आगे बढ़े, मतलब फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। किसी को कोई डाउट है क्या? एरो के ऊपर क्या लिखा है? मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, मैथ्स की क्लास की जो शेड्यूल में है वो टाइम पास करते मत करो मुझसे। 12:30 वाली तो जीओसी की क्लास से अरेंज कर रहे हैं। अब वो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो खुद को भी और दूसरों को भी? शायद दूसरों को तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, बट मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? वो जीओसी की क्लास है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की क्लास है, डिफरेंस है दोनों में। नहीं नहीं, आज चंद्र प्लीज स्लाइड शो करने को मत बोला यार। सेकंड पॉइंट बता दीजिए, फॉर्म्ड बाय मैंने कहा फॉर्म्ड बाय लिखा। हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल नेवर रीअरेंज ड्यू टू हायर एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड पॉइंट है यार, बहुत परेशान करती है। यस, बिल्कुल एक एक सेकंड के लिए बताऊंगी पहले से, ठीक है? पहले में तो हमने सॉल्यूशन का कांसेप्ट देखा ना, उसको तो स्क्रीनशॉट लेने कुछ नहीं। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट सेकंड पेज, जल्दी से जिसको जो लेना हो ले लो स्क्रीनशॉट। ये तो मैंने सारे तरह के इंटरमीडिएट्स बताए थे आपको। फिर हमने फ्री रेडिकल के बारे में देखा था। यूजुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबलेट कार्बन इंटरमीडिएट। फिर sp3 का पता जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दो। ये अभी कौन सा फॉर्म्ड बाय वाली बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने कहीं फॉर्म्ड बाय लिखा ही नहीं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री फ्री रेडिकल टू 2 डिग्री फ्री रेडिकल एंड फाइनली एनर्जी रिलीज्ड। बस अब मैं हटा दूं। फॉर्म्ड बाय तो एक ही चीज लिखी है, फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। चलिए, अभी नई लिंक दे रही हूं मैं तुम्हें, न्यू लिंक, ठीक है?